देवता एपिसोड 9। मैंने झूठ कह दिया कि फरहाद के चचा ने सुलह कर ली है, अब हम उनके साथ रहेंगे। मैंने सोचा कि हम इतनी बड़ी कोठी में रईसाना जिंदगी गुजारेंगे, कहीं लोग ये ना सोचें कि हमारे पास चोरी या स्मगलिंग का पैसा आ गया है, इसलिए मुझे उनके सामने बातें बनानी पड़ी। ठीक है, मैंने कहा, जब तक जमीनों के कागजात हाथ नहीं आते हमें मजबूरन झूठ बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं चलता हूं, आप कल शाम को आ जाएं। ये कहकर मैंने सूटकेस उठाया और जरीना की जानिब देखे बगैर मकान से बाहर आ गया। बाहर शाम रुखसत हो रही थी और दूर दूर तक शबरंग आंचल फैलता जा रहा था। मैं एक टैक्सी में बैठकर अनारकली पहुंचा। वहां से मैंने एक ब्रीफकेस खरीदा और अपनी नई कोठी पर आ गया। चाचा जान का मकान बिल्कुल सामने था। हमारे दरमियान सिर्फ एक सड़क गुजरती थी। हुपी ने बहुत ही शानदार कोठी हासिल की थी। वो कोठी सिर्फ फर्नीचर और दीगर आराइशी सामान की मोहताज थी। मैंने नोटों की चंद गड्डियां ब्रीफकेस में रखी, सूटकेस को एक कमरे में लॉक किया, फिर गुलबर्ग मार्केट के एक फर्नीचर हाउस में आकर ड्राइंग रूम और बेडरूम के लिए बेहतरीन फर्नीचर का इंतखाब करने लगा। इस दुनिया में जितने खेल होते हैं सब पैसों से खेले जाते हैं। कल मेरे पास इतने पैसे भी न थे कि मैं लंडे बाजार से एक जोड़ा खरीद सकता। आज इतनी दौलत थी कि मैं 10,000 रुपए के फर्नीचर्स खरीद कर ले गया। रात के 11 बजे तक कोठी के ड्राइंग रूम और बेडरूम कालीनों, सोफों, कुर्सियों, मेजों और मसहरियों से आरास्ता हो गए। इसके बाद मैं डिनर के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आ गया। वहां का माहौल निहायत ही ख्वाबनाक और रोमान परवर था। आसपास की मेजों पर खुशनसीब जोड़े मेज पर झुके हुए खा रहे थे। खाने से ज्यादा मीठी सरगोशियां कर रहे थे और ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। टेबल लैंप की रोशनी खानों पर पड़ रही थी और उनके शेड्स हसीन चेहरों को नीम तारीकी और धुंधली रोशनी के माबैन कुछ छुपा रहे थे और कुछ उजागर कर रहे थे। जब हुस्न साफ छुपता भी ना हो और सामने आता भी ना हो तो निगाहें बार बार उसी तरफ उठने पर मजबूर हो जाती हैं। शायद इसी मकसद के लिए शेड्स लगाए गए थे। उस वक्त एक तन्हा मेज पर खाते वक्त मुझे तन्हाई का शदीद एहसास हुआ। आधी रात गुजर रही थी और आधी रात गुजरती नजर नहीं आ रही थी। उस रोमान परवर माहौल में जरीना की रंगीन सोहबतें याद आ गईं। वो पहली दोशीज़ा थी जिसने मुझे इंसानी मसरतों के एक नए जायके से आशना किया था। अब औरत का जिस्म नई दिलचस्पियों और अश्वतराजियों से मुझे अपनी तरफ खींचता था। उस वक्त भी मैं चाहता तो आसपास की किसी मस्त शबाब हसीना के ख्यालात को पढ़कर उसे अपनी तरफ माइल कर सकता था, लेकिन मैंने बहुत पहले ही दिल में यह अहद कर लिया था कि अपने इल्म को गुनाह या किसी भी गलीज मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो खुद ही मेरी तरफ माइल हो जाए उसे कबूल करने से इनकार नहीं करूंगा। यह सोचते ही मुझे फिर गजाला याद आ गई। इस याद के साथ ही उसका सरापा निगाहों के सामने तुलू हो गया। चांदनी से तराशा हुआ बदन सफेद नाइटी से झिलमिल इशारों की तरह झांकने लगा। एक मुद्दत से मैंने उसे नहीं देखा था। वैसे देखे बगैर इतना जरूर समझ रहा था कि पहले वो फितना थी, अब कयामत बन गई होगी। एक वक्त था जब उसने खुद को मेरे हवाले करना चाहा था और मैंने नादानी से उसे ठुकरा दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि पहले लज्जत गुनाह मिलती है, फिर बदनामी मिलती है, लेकिन गजाला के सिलसिले में मैं पहले बदनाम हो चुका था और एक अरसे बाद उस तक पहुंचने के लिए सोच रहा था। वहां तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल न था। मैं जानता था कि गजाला मेरी मौजूदा शख्सियत के सामने पिघल जाएगी। उसके लिए किसी इल्म व अमल की चंदा जरूरत न थी। अगर जरूरत होती तो भी मैं गजाला जैसी कयामत के लिए अपने इल्म को काम में न लाता। मजबूत इरादे और मुस्तहकम मंसूबाबंदी मेरे किरदार की खुसूसियात हैं। मैं अपने जज्बात को इल्म की मुट्ठी में बंद कर सकता हूं, मगर इल्म को जज्बात के धारे पर नहीं छोड़ सकता। आदमी की सोच सेहतमंद हो तो वो बहुत सारी गलतियों से बच जाता है। उस वक्त भी मैंने यही सोचा कि अगर ये आधी रात में किसी की जुल्फों के साए में जागते हुए गुजार दूंगा तो सुबह चची साहिबा की सोच को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकूंगा। दूसरी सुबह मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी नसीब होने वाली थी। उसके लिए मुझे मोहतात और चाको चौबंद रहना था और इसके लिए पुरसुकून नींद और मुकम्मल आराम की जरूरत थी। लिहाजा मुझे बहकने की बजाय संभलना था और चुपचाप अपने नए बेडरूम में जाकर सोना चाहिए था। मैंने यही किया। डिनर से फारिग होकर अपनी कोठी में आया। अपने बेडरूम के एक आरामदेह सोफे पर बैठकर मैंने एक सिगरेट सुलगाया और उस सिगरेट के सुलगने तक अगली सुबह के प्रोग्रामों पर गौर करता रहा। फिर सिगरेट बुझाकर बिस्तर पर आया।
जिंदगी में पहली बार फोम का मुलायम लचकीला बिछोना नसीब हुआ था। ऐसे बिस्तर पर तो ऐसी नींद आती कि सुबह की खबर न होती और मैं दिन चढ़े तक सोता रह जाता। लिहाजा सोने से पहले मैं अपने आप को ट्रांस में लाया। अपनी आंखें बंद करके मैंने कहा, मैं सुकून से गहरी नींद सो रहा हूं, लेकिन मेरे एहसासात मुझे सुबह 5 बजे बेदार कर देंगे। सोने के इस अंदाज को कुव्वत इरादी कहते हैं, यानी इरादा इस कदर मजबूत हो कि ख्वाबीदा जहन भी वक्त मुकर्ररा पर बेदार कर दे। और मुकर्ररा वक्त पर ठीक 5 बजे मेरी आंख खुल गई। मैंने बाहर आकर देखा, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। दूर मशरिकी आसमान के किनारों पर मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैं जरूरियात से फारिग होकर छत पर आया। छत पर सिर्फ एक कमरा था जिसकी छत टाइल्स की थी। मैं उस कमरे में बैठकर हब्स दम की मश्क करने लगा। यूं तो हिप्नोटिज्म की इब्तिदा में सांस आहिस्ता आहिस्ता लेने और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की मश्क करता रहा था, लेकिन अब मैं 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आध घंटे और 1 घंटे तक अपने सीने में सांस रोके रखने की मश्क करना चाहता था। इस दुनिया में योगा की मश्क करने वाले चंद ऐसे लोग हैं जो 6 घंटे तक जमीन में जिंदा दफन हो जाते हैं, फिर 6 घंटे बाद जिंदा सलामत अपने मदफन से निकल आते हैं। यूं भी देखा जाए तो हर जानदार की जिंदगी के लिए हर पल सांस लेना लाजमी है। अगर इंसान अपनी सांसों पर काबू पा ले तो फिर उससे बहुत सी बीमारियां दूर भागती हैं और कुव्वत में हैरत अंगेज इजाफा होता है। एक हब्स दम का माहिर तवील दौड़ लगाए या घंटों दुश्मनों का मुकाबला करे, उस पर थकन गालिब नहीं आती और न ही वो किसी कमजोर इंसान की तरह हाँपता है। इन्हीं फवायद को मद्देनजर रखते हुए मैंने हब्स दम की मश्क शुरू कर दी। जब अच्छी तरह दिन निकल आया तो मैंने मश्क खत्म कर दी और नाश्ता करने के लिए बाजार की तरफ चला गया। तकरीबन 8 बजे वापस आकर मैं अपने बेडरूम के कालीन पर पलथी मारकर बैठ गया। बैंक खुलने में 1 घंटा बाकी रह गया था। मैंने मराकबे में जाने के बाद चची से दिमागी राब्ता कायम किया। उस वक्त चची साहिबा नाश्ते के मुतालिक सोच रही थी। उनका प्रोग्राम था कि वो नाश्ते के बाद लिबास तब्दील करेंगी, फिर अपनी कार में बैठकर बैंक जाएंगी और वहां से 25-30 हजार रुपए और कुछ जेवरात लाकर अपने कमरे के सेफ में रख देंगी। चचा जान अभी तक सो रहे थे। उनके बेदार होने से पहले ही वो बैंक से वापस आ जाना चाहती थी ताकि चचा जान को सेफ खाली होने का इल्म ना हो। थोड़ी देर बाद उनकी सोच से पता चला कि वो लिबास बदल चुकी हैं और आईने के सामने अपने होंठों पर लाली चढ़ा रही हैं। उसी वक्त मैंने उनके दिमाग पर दस्तक दी। हेलो बेगम नासिर। वो एकदम से चौंक कर सोचने लगी, क्या मैंने खुद को बेगम नासिर कहा है? हाँ, पहले भी एक बार खुद को बेगम नासिर कह चुकी हूं। ऐसा पहले भी हो चुका है। मेरी सोच ने कहा, हाँ, ऐसा परसों रात हो चुका है। इसके साथ ही तुम्हें वो आंखें याद आई थी। देखो देखो, वो आंखें तुम्हारे तसव्वुर में रोशन हो रही हैं। उन्हें पहचानो। वो कमबख्त फरहाद की आंखें हैं। एक बार तुमने कहा था कि इन आंखों में बदरूह घुसी हुई है। बोलो, अब पहचान रही हो ना? हाँ, पहचान रही हूं। वो आंखें मुझे घूर रही हैं। मैं उन्हें नहीं देखना चाहती मगर देखती जा रही हूं। ये मुझे क्या हो गया है? मैं किसी दूसरी तरफ क्यों नहीं देख सकती? तुम कहीं नहीं देख सकती। तुम इन आंखों के जेरे असर हो। ये आंखें जो कुछ कहेंगी तुम इस पर अमल करोगी। बोलो, अमल करूंगी। हां, अमल करूंगी। परसों रात तुम इन आंखों के जेरे असर रह चुकी हो। क्या तुम्हें याद आ रहा है? हां, याद आ रहा है। तुम्हें यह भी याद आ रहा है कि एक अजनबी तुम्हारे पास आया था? हां, एक अजनबी आया था। तुमने वादा किया था कि बैंक के लॉकर से तैमूर अली की जमीनों के असली और नकली दोनों दस्तावेजात इस अजनबी को लाकर दोगी। हां, वादा किया था। अब अपना वादा पूरा करो। अपनी अलमारी से लॉकर की चाबियां और तमाम बैंकों की चेक बुक्स निकालो। अलमारी कहां है? मुझे सिर्फ 2 सुलगती हुई आंखें नजर आ रही हैं। 2 तरफा बसीरत से काम लो। अपनी जाहिरी आंखों से अपने आसपास माहौल को देखो और बातनी आंखों से उन सुलगती हुई आंखों को देखती रहो। बोलो, तुम्हारे सामने क्या है? तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? हां, नजर आ रहा है। मेरे सामने आईना है और मुझे कमरे की हर चीज नजर आ रही है। अब तुम अलमारी के पास जाओ। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो और अपनी हर हरकत के मुतालिक सोचती रहो कि तुम कहां जा रही हो और क्या कर रही हो। मेरे हुक्म के मुताबिक वो अपनी हर हरकत के मुतालिक सोचने लगी। मैं अलमारी के पास जा रही हूं। अलमारी खोल रही हूं।
दराज में लॉकर की चाबियां रखी हुई हैं। मैं चाबियां उठाकर पर्स में रख रही हूं। 4 मुख्तलिफ बैंकों की चेकबुक्स भी उठाकर पर्स में रख रही हूं। दरवाजा बंद कर रही हूं, अब अलमारी बंद कर रही हूं। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? मैंने हिदायत की, वो 2 आंखें तुम्हारे दिमाग में पैवस्त रहेंगी और तुम जाहिरी आंखों से इस दुनिया को देखती और समझती रहोगी। अभी अपने कमरे से निकलकर बैंक जाओगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी मिलने जुलने वाला आए, तुम हस्बे मामूल उससे बातें करोगी। अभी तुम कोठी से निकलकर अपनी कार में ना जाओ, पैदल चलती हुई कोठी के मेन गेट से बाहर आकर खड़ी हो जाओ। उनकी सोच मुझे बताने लगी। वो अपने बेडरूम से निकलकर कॉरिडोर से गुजरती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हो रही थी। उसी वक्त उनकी सोच ने कहा, मैं चलते चलते रुक गई हूं, मुझे मेरा खावंद आवाजें दे रहा है, मैं क्या करूं? चाचा जान रुकावट बन रहे थे। चची की तवक्को के खिलाफ जल्द ही नींद से बेदार हो गए थे। मैंने कहा, अपने खावंद से मुस्कुराकर बातें करो। वो बातें करने लगी। चाचा जान ने उनसे कुछ पूछा था। वो जवाब दे रही थी, क्या आप मेरे साथ बैंक जाएंगे? लेकिन मैं तो... वो कहते कहते रुक गई। मैंने फौरन ही उन्हें मशवरा दिया, अपने खावंद से कहो, ठीक है, हम अभी जाएंगे। आप गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील कीजिए, उस वक्त तक मैं अपने पास वाली कोठी से होकर आती हूँ। उन्होंने मेरी हिदायत के मुताबिक अपने खावंद को झांसा दिया। इसके बाद उनकी सोच ने कहा, वो अपने कमरे की तरफ लिबास तब्दील करने जा रहे हैं। मैं ड्राइंग रूम से गुजरती हुई बाहर जा रही हूँ। बाहर पोर्च में कार खड़ी हुई है, लेकिन मैं ड्राइवर को नहीं बुलाऊंगी। मैं मेन गेट की तरफ जा रही हूँ। जरा देर बाद उन्होंने कहा कि वो मेन गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई है। मैंने कहा, अब तुम सामने देखो। तुम्हारे सामने जो कोठी है उसे जहन नशीन करो। बैंक के लॉकर से कागजात निकालकर तुम इस कोठी के पिछले रास्ते से आओगी और इस कोठी में दाखिल हो जाओगी। वहां एक कमरे में वो सुलगती हुई आंखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब आगे बढ़ो और किसी टैक्सी में बैठकर पहले उस बैंक में जाओ जिसके लॉकर में कागजात रखे हुए हैं। वो हुक्म की तामील कर रही थी और सोचती जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें टैक्सी मिल गई थी। मैं उनके ख्यालात को पढ़ रहा था और अपने बेडरूम के कालीन पर बैठा हुआ उनकी रहनुमाई कर रहा था। मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था कि उनके रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो उनकी सोच में रहकर उन्हें उस रुकावट से निकाल कर ले जाऊंगा, लेकिन उन्हें किसी खास परेशानी का सामना न करना पड़ा। उन्होंने बैंक पहुंचकर मैनेजर से मुलाकात की और उसकी मौजूदगी में लॉकर खोलकर दस्तावेजात निकाल ली। थोड़ी देर बाद वो एक टैक्सी में बैठकर मेरी कोठी की तरफ आ रही थी। जब वो कोठी के पिछले गेट तक पहुंच गई तो मैंने हुक्म दिया, टैक्सी ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहो और कोठी के पिछले दरवाजे से आ जाओ। उन्होंने ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहा और मेरी रहनुमाई में कोठी के अंदर दाखिल हो गई। मैं उन्हें बता रहा था कि उनको किस कमरे से गुजरना है, किस तरह के कॉरिडोर को पार करके मेरे कमरे के दरवाजे पर आना है। इसके बाद मैंने आंखें खोलकर दरवाजे को घूरते हुए कहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। वो सामने सहरजदा सी खड़ी थी और सीधी मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, अंदर आ जाओ और मेरे सामने बैठ जाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में आई, फिर मेरे सामने दोजानू होकर बैठ गई। वो कागजात मेरे हवाले करो। उन्होंने पर्स खोलकर तय किए हुए कागजात निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं असली दस्तावेजात को खोलकर पढ़ने लगा। वो कागजात बता रहे थे कि मेरे दादा मरहूम ने अब से 55 बरस पहले शाकोट की जमीनें जो कि 500 एकड़ के रकबे में थीं, उन्हें मेरे वालिद मरहूम के नाम लिख दिया था। उन्होंने चचा नासिर अली को आक करने के बाद सिर्फ मेरे वालिद को जायज और वाहिद वारिस करार दिया था। दूसरी दस्तावेजात जाली थी। मैंने फिलहाल उन्हें पढ़ना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि अभी बहुत सारे काम पड़े थे। अभी चची के अकाउंट से नकद रकूम हासिल करनी थी। मैंने अपनी जगह से उठकर अपनी आहनी अलमारी खोली और उसमें कागजात को हिफाजत से रख दिया। फिर खाली ब्रीफकेस चची के सामने रखते हुए कहा, इसे अपने साथ ले जाओ। अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकालो और इसमें रखकर यहां ले आओ। जिस टैक्सी में तुम जाओगी उसका किराया अदा करके उसे रुखसत कर देना। वापसी में किसी दूसरी टैक्सी में आना। अब जाओ। वो उठकर खड़ी हो गई और ब्रीफकेस उठाकर मेरे कमरे से बाहर चली गई। बेचारी बहुत ही समझदार थी। बचपन से अब तक मुझ पर कितने ही जुल्म तोड़े थे, लेकिन मेरे वालिद मरहूम की जमीनों से हासिल किए हुए लाखों रुपए मेरे ही लिए हिफाजत से बैंकों में रखे थे और अब बड़ी दयानतदारी से मुझे किस्तवार अदा कर रही थी। अब मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता कि वो किस तरह मेरे हुक्म की तामील करती रहीं और हर हफ्ते 1-2 लाख रुपए बड़ी फरमाबरदारी से मुझे लाकर देती रहीं। इस दौरान मैंने इस बात का खास ख्याल रखा कि चचा जान को किसी तरह भी दीवालिया होने का शुबा ना हो। इसके लिए चची के सेफ में 50,000 रुपए रखवा दिए थे ताकि जरूरत के वक्त वो कुछ तलब करें तो चची उनकी जरूरियात पूरी कर दिया करें।
गजाला ने अपने मंसूबे के मुताबिक अपनी मम्मी से 1 लाख रुपए तलब किए थे। दूसरे लफ्जों में वो अपनी मम्मी की राजदार बनकर रहने की कीमत चाहती थी। मैंने चची को हुक्म दिया था कि वो गजाला को 1 लाख रुपए का चेक दे दें। ये फयाजी मैंने इसलिए दिखाई कि मुझे खुद पर एतमाद था और मैं जानता था कि किसी दिन भी गजाला से वो 1 लाख रुपए मासूद वसूल कर लूंगा। जब तक मैं चची को कंगाल बनाता रहा, उस वक्त तक गजाला को जहन से दूर झटकता रहा, उसे दूर से देखने से भी कतराता रहा। मैं नहीं चाहता था कि वो अपने हुस्न शबाब की नरमियों गर्मी से मेरे हवास पर छा जाए। जो ख्वाहिश मर्द को कमजोर बना देती है, मैं उस ख्वाहिश को जबरन कुचल देता हूं। बहरहाल 3 माह के अरसे में मैंने चची के तमाम अकाउंट से रुपया निकलवा लिए। उनके किसी अकाउंट में 100 रुपए और किसी में 200-400 रुपए बराए नाम छोड़ दिए। चची की घबराहट और परेशानियां काबिल दीद थीं। जब भी मैं उन्हें अपने अमल से आजाद करता, वो अपने बैंक अकाउंट को देखकर इख्तिलाज कल्ब में मुब्तला हो जाती। अब वो किसके सामने अपनी तबाही की दास्तानें सुनाती? कोई उनकी बात का यकीन न करता कि दौलत पुरअसरार तौर से गायब हो रही है। गजाला तो साफ कह चुकी थी कि वो नौजवानों के इश्क में मुब्तला हो गई हैं और इस राजदारी का मुआवजा भी उसने वसूल कर लिया था। उनकी हाई सोसाइटी में भी ये बात मशहूर थी कि नौजवान लड़के इस बूढ़ी बेगम के अतराफ परवानावार घूमते हैं। चाचा जान ने अब तक उन पर शुबा नहीं किया था, मगर जब दिवालिया होने का इल्म होता तो वो भी ये सवाल करते कि लाखों रुपए जब अपनों में से किसी को नहीं दिए गए तो फिर वो कहां गए। इसका जवाब चची के पास नहीं था। वो बड़ी हेरा फेरी से चाचा जान और घर के अखराजात को संभाल रही थी और अपने बेटे ज़हीर की दुकानों से आने वाली आमदनी से अपनी तबाही पर पर्दा डाल रही थी। मैं उनके ख्यालात पढ़कर ये मालूमात हासिल कर रहा था। बस एक बेटा ही उनका सहारा रह गया था। ऐसे वक्त में मैंने ज़हीर को टारगेट बना लिया। ज़हीर जैसा कमजोर इरादे का मालिक बड़ी आसानी से मेरा मामूल बन गया। एक सुबह लिबर्टी मार्केट में खिलाफ तवक्को उससे मुलाकात हो गई। वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा एक दुकान की जानिब देख रहा था, जहां उसकी गर्लफ्रेंड कुछ खरीदने के लिए गई थी। मैं कार के करीब से गुजर रहा था कि ज़हीर की नजरें मुझसे टकरा गई। पहले तो उसने मेरे कीमती सूट को हैरानी से देखा। मैं उसके ख्यालात पढ़ रहा था। उस वक्त उसकी सोच कह रही थी, ओह गॉड, क्या ये फरहाद है? नहीं, मुझे तो देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। उसने खुद को यकीन दिलाने के लिए मेरे चेहरे को देखा तो हमारी नजरें फिर एक बार टकराईं। मैंने फौरन ही उसकी नजरों को गिरफ्त में लेकर सोच के जरिए कहा, उर्दू अदब की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस नॉवेल अब आपकी समातों के लिए देवता का बकिया हिस्सा सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।